टाइम्स राउंड ऑफ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। अब देखिए एक मिनट में अपने राज्य की खबरें। यूपी के लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में 3 अक्टूबर को हिंसा में मारे गए 4 किसानों के लिए आज अंतिम अरदास की जाएगी। जिस स्थान पर हिंसा हुई थी उसके पास ही आज साहिबजादा इंटर कॉलेज में अंतिम अरदास का आयोजन किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अंतिम अरदास कार्यक्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी शामिल हो सकते हैं। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ किया कि किसान की अंतिम अरदास में किसी भी राजनेता को मंच साझा करने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा और बाकी कुछ संगठनों ने देश के लोगों से प्रार्थना और श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर शाम को मोमबत्ती मार्च निकालने की अपील की है। इस बीच लखीमपुर में बढ़ती संवेदनशीलता को देखते हुए आईजी रेंज लखनऊ, एडीजी जोन समेत 10 बड़े पुलिस अधिकारियों को मौके पर तैनात किया गया है। आज के इस अंतिम अरदास कार्यक्रम में यूपी के अलावा दूसरे राज्यों के किसानों के भी पहुंचने की उम्मीद है। देश में बिजली संकट गहराता जा रहा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में 17 पावर प्लांट ऐसे हैं जिनके पास एक दिन का भी कोयला नहीं बचा है, जबकि 26 पावर प्लांट ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ एक दिन का कोयला बचा है और 22 में 2 दिन का कोयला बचा है। ऐसे में आशंका है कि अगले 2 से 3 दिन में बिजली संकट और गहरा सकता है। भारत में कोयले से बिजली बनाने वाले प्लांट में औसतन 4 दिन का कोयला रहता है। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के मुताबिक अगले 1 से 2 हफ्ते तक कोयले की कमी की समस्या बनी रहेगी। इस बीच देश में बिजली संकट से निपटने के लिए कोल, रेल और पावर मिनिस्ट्री ने मिलकर एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया है, जिसमें तीनों मंत्रालय के बड़े अधिकारी शामिल हैं। पीएम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तराखंड का दौरा करेंगे। गृह मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने ये जानकारी दी। शाह पहले फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन करने के लिए 14 अक्टूबर को गोवा का दौरा करेंगे और राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 15 से 17 अक्टूबर तक अमित शाह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहेंगे और इस दौरान वो कई विकास के कामों का जायजा लेंगे। वहां उनके आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होने की उम्मीद है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह 23 से 25 यानी 3 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे। उनकी ये यात्रा केंद्र सरकार के महासंपर्क कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें 17 केंद्रीय मंत्री केंद्र शासित प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इस यात्रा में शाह कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के सुदूर इलाकों का दौरा करेंगे और वहां के विकास कार्यों का जायजा लेंगे। और अब बुलेटिन में वक्त हो चला है आपके काम की खबर देखने का। कोयले की कमी की वजह से पैदा हो रहे बिजली संकट पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। सोमवार को ही इस बैठक में सीएम योगी ने कई बातों पर जोर दिया। पावर क्राइसिस की आशंकाओं के बीच सीएम योगी ने भरोसा दिया कि राज्य में गांव हो या शहर, रात में बिजली नहीं कटेगी। लोगों को रात में बिजली भरपूर मात्रा में मिलेगी। बिजली विभाग की मीटिंग में योगी ने कहा कि उपभोक्ताओं को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कोयला की पर्याप्त सप्लाई के लिए वो केंद्र में संपर्क में है। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि राज्य में बिजली आपूर्ति के लिए वो हर जरूरी कदम उठाएं। इसके अलावा उन्होंने गलत मीटर रीडिंग बनाने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने के और उनके खिलाफ केस दर्ज करने के भी आदेश दिए। योगी ने अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि शहरी इलाकों में ट्रांसफार्मर खराब होने पर उसे 24 घंटे और ग्रामीण एरिया में खराब होने पर उसे 48 घंटे में बदल दिया जाए। देश में गहरा कोयला संकट की खबर के बीच बिहार सरकार 2 थर्मल पावर स्टेशन को बंद करने की तैयारी में है। खबर है कि बिहार सरकार ने कांटी और बरौनी बिजली घर को बंद करने का फैसला लिया है। एनटीपीसी के अधिकारियों के मुताबिक पुरानी इकाई होने के कारण उत्पादन में ज्यादा कोयला लग रहा है। साथ ही साथ बिजली की उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है। इसी वजह से इन इकाइयों को बंद करने का फैसला किया गया है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर के काटी बिजली घर को सबसे पहले बंद किया जाएगा। माना जा रहा है कि कांची को बरौनी थर्मल प्लांट के बंद होने से बिहार में बिजली की समस्या और भी ज्यादा गहरा सकती है। उस सब में तो समस्या है ही है। अब कांटी बरौनी सब तो आप जानते ही हैं। अरे हम तो शुरू कराए थे, आप जानते हैं कितना बिजली घर शुरू करवाए, सब कुछ करवाए। वहीं बिहार सरकार के इस फैसले पर कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने हमला बोलते हुए लिखा था कि बिहार में बिजली दर देश में सबसे अधिक होने के बावजूद सरकार की नाकामियों के चलते आगामी दिनों में बिजली संकट गहराएगा। डबल इंजन सरकार कांची और बरौनी के बिजली घर भी बंद कर रही है। डबल इंजन सरकार से बिहार को ट्रिपल नुकसान हो रहा है और हर क्षेत्र में ट्रबल ही ट्रबल है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज एक बार फिर पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वो पंजाब के जालंधर जाएंगे। जालंधर में वो तालाब मंदिर में माता के दर्शन करेंगे, जहां वो पंजाब की समृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे।
वहाँ केजरीवाल का एक कार्यक्रम भी रखा गया है। आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब के सह प्रभारी और विधायक राघव चड्ढा ने इसकी जानकारी दी। पिछले करीब 3 महीनों में पंजाब का ये उनका 5वां दौरा है। इससे पहले केजरीवाल 26 अगस्त और 30 सितंबर को पंजाब गए थे। इससे पहले भी लगातार वो 2 बार पंजाब का दौरा कर चुके हैं। यही नहीं, वो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट तक बिजली माफ करने की घोषणा भी कर चुके हैं। पंजाब में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर सीएम केजरीवाल लगातार फोकस बनाए हुए हैं और यही वजह है कि वो आज 5वीं बार पंजाब का दौरा कर रहे हैं। साथ ही वो वहां के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए हैं। यूपी के अलीगढ़ में एक ट्रैफिक पुलिस वाले की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स बीच सड़क पर ट्रैफिक पुलिस वाले की सरेआम पिटाई करता नजर आ रहा है। इस दौरान आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। थोड़ी देर में मौके पर कुछ पुलिस वाले भी पहुंच गए और वो आरोपित से ट्रैफिक पुलिसकर्मी को छुड़ाने की कोशिश करते दिखाई दिए। हालांकि इस बीच भी आरोपित ने पुलिस वाले से मारपीट बंद नहीं की, वो उस पर थप्पड़ और घूंसे बरसाता रहा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई। इसमें जो भी प्रकरण है उसकी अभी विवेचना अभी इसमें जांच प्रचलित है, उसके बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक ये सारा विवाद ऑटो रिक्शा के किराए को लेकर शुरू हुआ था। आरोप है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी जिस ऑटो में बैठकर आया था उसने उसका किराया नहीं दिया और जब उसने किराया मांगा तो वो ड्राइवर को धमकाने लगा, जिसके बाद ऑटो रिक्शा में बैठे बाकी यात्रियों ने जब इसका विरोध किया तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उनसे गाली गलौज की और एक यात्री के साथ मारपीट की। बताया गया कि पुलिस वाले से हाथापाई करने वाला शख्स वही यात्री था। भारतीय रेलवे ने अपने ग्राहकों को नवरात्र के दिनों में एक बड़ा तोहफा दिया। IRCTC ने बस बुकिंग को अपने टूरिज्म पोर्टल के साथ इंटीग्रेट कर दिया। IRCTC ट्रेन फ्लाइट के बाद अब बस के टिकट भी बुक करेगा। लंबे समय के ट्रायल के बाद इसकी पूरी तरह से शुरुआत आज से हो गई है। अच्छी बात यह है कि IRCTC से बस का टिकट बुक कराने पर किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। IRCTC ने बस बुकिंग फीचर का एक नया लोगो जारी किया है। कोरोना वायरस के मामले कम होने के चलते उम्मीद की जा रही है कि इस प्लेटफॉर्म से बसों की बुकिंग में तेजी आ सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को जल्दी अच्छी खबर मिल सकती है। IBPS ने क्लर्क की 7,855 पदों पर भर्ती निकाली है। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली है तो आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर भर्ती में शामिल हो सकते हैं। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन प्री और मेंस परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर किया जाएगा। ग्रेजुएट कैंडिडेट 27 अक्टूबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। IBPS का प्री एग्जाम दिसंबर में होगा। परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन आज के समय में बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पैन कार्ड का इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर आपका पैन कार्ड खो जाए, चोरी हो जाए या फिर खराब हो जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप घर पर रहते हुए पैन कार्ड को दोबारा प्रिंट कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। पैन कार्ड को दोबारा प्रिंट कराने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर आपको पैन नंबर, आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ की जानकारी देनी होगी। पैन कार्ड को दोबारा प्रिंट कराने के लिए और उसे घर तक पहुंचाने के लिए आपको 50 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। इस प्रोसेस को पूरा होने के बाद कुछ दिनों में ही पैन आपके घर पर पहुंच जाएगा। कुछ ही दिनों में आपको फेसबुक का पेज बदला नजर आएगा। दरअसल कंपनी ने अपने पेज में बदलाव करने के बाद भारत में इसे रोल आउट करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने पेजेस से लाइक को हटा दिया है और फॉलोअर्स पर ज्यादा फोकस किया गया है। बता दें कि कंपनी ने इसी साल जनवरी में अपना डिजाइन बना लिया था, लेकिन भारत में इसे रोल आउट करना अभी शुरू किया है। फेसबुक पेजेस पर न्यूज फीड का अलग से ऑप्शन रहेगा जो यूजर्स को ट्रेंड्स को फॉलो करने और अपने जानकारों के साथ इंटरेक्ट करने और फैंस के साथ जुड़ने की आजादी देगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको राजस्थान से बता दें, जहां पर राजस्थान की गहलोत सरकार ने बाल विवाह रजिस्ट्रेशन बिल पर यू टर्न ले लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से बिल को वापस भेजने की अपील की है। कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा विधानसभा से इस बिल को पारित किया गया था। बिल के मुताबिक बाल विवाह रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया। सदन में विपक्ष ने भी बाल विवाह रजिस्ट्रेशन का विरोध किया था। एक कंट्रोवर्सी चल रही राजस्थान के अंदर कि विवाह का रजिस्ट्रेशन जो है उसका भी एक कानून पास हुआ असेंबली के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश था कि तमाम शादियां जो होती है उनका रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए, जिससे कि
बाद में उनके परिवार में कोई बच्चा पैदा हो, कोई बचपन में बाल विवाह किसी का हो गया, बड़े हुए वो लोग, उनके बच्चे पैदा हो गए, उनके प्रॉपर्टी या उनके खानदान में जो लीगेसी है, उनके माता पिता की, दादा दादी की, उसमें अड़चन नहीं आए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा शादी किसी की भी हो, उसके बावजूद भी उसका रजिस्टर होना जरूरी है। उस भावना के अनुकूल यहाँ पर एक कानून पास हो गया। उसकी कॉन्ट्रोवर्सी पैदा पूरे देश में हुई कि भाई ये कानून से तो बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा। हमने तय किया है कि हमारा कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है ये, हमने इसको वापस लॉ से दिखवा रहे हैं और गवर्नर साहब से निवेदन करेंगे कि जो कानून हमने पास किया वो वापस भेज दे हमारे पास में, और उसको दिखवा देंगे। अगर उसको दिखवाने के बाद में जरूर समझेंगे तो उसको आगे बढ़ाएंगे, वरना उसको नहीं बढ़ाएंगे आगे। हमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भंवर इस वक्त जुड़ चुके हैं। भंवर, पहले विधानसभा से ये बिल को पारित करवाया और अब अपने ही फैसले पर यूटर्न मारते हुए यहाँ पर अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं, क्या वजह रही? जी देखिए, यूटर्न इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि इसका विपक्ष ने जमकर विरोध किया था। विधानसभा में हंगामा हुआ, उसके अलावा सड़कों पर लोग उतरे। इतना ही नहीं बल्कि विधानसभा को घेरने की कोशिश की गई, फिर मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने भी कहा कि अगर इस तरह का है तो फिर इस बिल की जरूरत क्या है। रजिस्ट्रेशन अगर बाल विवाह का होता है तो इससे बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा। तो पूरे देश में इस बात को लेकर किरकिरी होने लगी थी। तो ऐसे में सरकार को लग रहा है कि ये जो बिल लेकर वो आए थे वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए ठीक नहीं है, विरोधाभास ज्यादा हो रहा है। इसको देखते हुए सरकार ने अब विवाहों का जो अनिवार्य रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक है वो वापस मंगवा लिया है। गहलोत ने खुलकर इस बात पर कल चर्चा की और उन्होंने स्पष्ट रूप से एक बालिकाओं के लिए कार्यक्रम था उसमें बोला और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है, बल्कि उन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन होता रहे ताकि कानूनी दस्तावेजों में कोई दिक्कत उस जोड़े को नहीं आए आगे चलकर भविष्य में, इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहा गया था। और हालांकि विरोध उसमें होता है तो ये प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, हम इसे वापस मंगवाते हैं। और राज्यपाल को उन्होंने इस बाबत विनती की है और विधानसभा में पारित किया गया बिल वापस हो रहा है। समर्थित विधायकों ने यह कहकर इसका विरोध किया था कि इससे बाल विवाह का प्रोत्साहन मिलेगा। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक कार्यक्रम में गहलोत ने इसे वापस लेने की बात कही। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए भंवर। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। पिछले हफ्ते कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। चुनौती देने वाली याचिका में कहा गया कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की नियुक्ति के मामले में नियमों का पालन नहीं किया गया है। नियुक्ति के समय कम से कम 6 महीने का कार्यकाल बचा होना चाहिए, लेकिन राकेश अस्थाना की नियुक्ति के समय उनका कार्यकाल कुछ दिन का ही बचा हुआ था। और इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की नियुक्ति जैसे अहम मामले में यूपीएससी ने पैनल भी नहीं बनाया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने महाराष्ट्र के डीजीपी से मुलाकात करके अपनी जासूसी कराए जाने की शिकायत की है। बताया यह भी जा रहा है कि डीजीपी से शिकायत में समीर वानखेड़े ने कहा कि 2 पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे हैं। हालांकि किस तरह की शिकायत समीर वानखेड़े ने दी है ये अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन सूत्र ये बता रहे कि पीछा करने वाले 2 पुलिस वालों की पहचान ओशिवारा पुलिस स्टेशन के जवानों के रूप में हुई है। और समीर वानखेड़े हाई प्रोफाइल क्रूज जहाज ड्रग्स मामले की जांच कर रहे हैं और इस मामले में बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी गिरफ्तार हुए हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर के समीर वानखेड़े ने डीजीपी से ये शिकायत की है कि 2 पुलिस वाले लगातार उनका पीछा कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं। तो देखिए, मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को मुंबई की क्राइम ब्रांच ने आज पूछताछ के लिए तलब किया है और ये नोटिस वसूली के मामले में दिया गया है। गोरेगांव पुलिस स्टेशन में परमवीर सिंह, सचिन वाजे और अन्य लोगों पर जबरन वसूली का मामला दर्ज किया गया था और बाद में इसकी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। कुछ होटल मालिक और ठेकेदारों की शिकायत पर परमवीर सिंह और दूसरे लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि ऐसी खबरें कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त ने देश छोड़ दिया है, लेकिन इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई। और अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज से शंखनाद करने जा रहे हैं।
अखिलेश यादव आज से अपनी विजय यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव 2022 में बाईसाइकिल के नारे के साथ अपनी यात्रा कानपुर से करेंगे, जो कि महोबा तक जाने वाली है। अखिलेश यादव की ये यात्रा 2 दिन की होगी और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी रथ यात्रा निकालेंगे और इस दौरान पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की कई जनसभाएं करेंगे, जिसमें बीजेपी सरकार की विफलताओं के साथ साथ राज्य की कानून व्यवस्था और लखीमपुर, हाथरस और महोबा की आपराधिक घटनाओं को भी उठाया जाएगा। तो आज कानपुर से अखिलेश यादव इसकी शुरुआत करने वाले हैं। महोबा तक ये यात्रा चलेगी, समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा, जिसमें यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं अखिलेश यादव। उनकी तमाम विफलताओं को गिनाएंगे, जनता के सामने रखेंगे और ऐसे में कई ऐसे मुद्दे इस बीच जो रहे हैं वो मुद्दा भी बना सकते हैं अखिलेश यादव। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से आ रही, जहां पर जम्मू कश्मीर के शोपियां में कल शाम से चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों में एक की पहचान मुख्तार शाह के नाम से हुई है, जो गांदरबल का रहने वाला था और श्रीनगर में गोलगप्पे बेचने वाले वीरेंद्र पासवान की हत्या के बाद शोपियां में जाकर के छिप गया था। ये मुठभेड़ शोपियां के तुलरान इलाके में चल रही है, जहां पर आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। शोपियां के तुलरान इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों से सरेंडर करने की अपील भी की, लेकिन उन्होंने सरेंडर से साफ साफ इनकार कर दिया। ईशान वानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईशान, फिलहाल वहां पर क्या हालात हैं? जी देखिए, एनकाउंटर खत्म हो चुका है और सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन वाइंड अप कर लिया। कल शाम को जैसे ही सूचना मिली पुलिस को कि वहां पे कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं, तभी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया गया। हमने वीडियो में दिखाया कैसे पुलिस ने उनको ऑफर भी करा सरेंडर करने के लिए, लेकिन जिसके बाद फायरिंग शुरू हुई, जिसमें 3 मिलिटेंट जो है मारे गए। एक की पहचान मुख्तार शाह के नाम पे पुलिस कह रही है हुई है, जिस मुख्तार पुलिस का दावा है कि वो इस गोलगप्पे वाले की किलिंग में मुलव्विस था और उसको मारने के बाद वो शोपिया में अपनी बेस शिफ्ट कर दी थी। कल शाम से ही 2 ऑपरेशन जो है साउथ कश्मीर के शोपिया में जारी थे और आर्म्स एंड एमिनेशन के बाद इनकी बॉडीज भी मिली है जहाँ पे एनकाउंटर हुआ है और अभी पुलिस जो है इलाके में बिल्कुल मौजूद है। और अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस आज भी कुछ ऑपरेशंस करती है, क्योंकि लगातार कल भी जैसे 3 ऑपरेशंस हुए दिन में शाम तक और ऐसा लग रहा है कि पुलिस अब ऑपरेशन को जो है इंटेंसिफाई करना चाहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ईशान आपका इस खास जानकारी के लिए। तो देखिए, वीरेंद्र पासवान की हत्या के बाद किस तरीके से बिहार के रहने वाले थे वीरेंद्र पासवान। फिलहाल जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में भारतीय सेना के 5 सैनिक शहीद हुए, जिसमें एक जेसीओ भी शामिल हैं। इनमें से 3 सैनिक पंजाब, एक उत्तर प्रदेश और एक केरल से हैं। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली पंजाब में गुरदासपुर के गांव की, जो शहीद मंजीत का घर है, और दूसरी तस्वीर पंजाब के है जहां पर तलवंडी की जो शहीद जसविंदर का घर है। वहीं तीसरी तस्वीर की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर की ये तस्वीर, यहाँ के सारद सिंह भी आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए। इन घरों में मातम है, लेकिन देश के लिए शहीद हुए सैनिकों पर, परिवार पर पूरे देश को गर्व है। पंजाब में गुरदासपुर के गांव में शहीद मनदीप सिंह के घर में मां का बुरा हाल है। मां का कलेजा फटा जा रहा है। वहीं शहीद की पत्नी के सिर पर दुख का पहाड़ गिर गया। पति देश के लिए शहीद हो गए। अब 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी अकेले मां पर आ गई। बदहवास मां बार बार पूछती है कि वो किधर चले गए। मां को जहां बेटे के खोने का गम है, वहीं गर्व भी है। उसने देश के लिए शहादत जो दी है। मेरा पुੱਤ ਹੁਣ नहीं ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਜੇ। ਮਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ। मनदीप के चचेरे भाई याद करते हैं कि वो अक्सर कहता था कि परिवार में कई लोग सेना में रहे, लेकिन किसी की शहादत नहीं हुई। शायद उसे देश के लिए कुर्बानी का अंदाजा हो गया था। मेरे ब्रदर भी 2 ਆਰਮੀ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ
ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। मनदीप अपने 2 छोटे बेटों को छोड़ गए हैं। परिवार को सबसे ज्यादा चिंता उन्हीं की है। ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆ ਲੱਗਾ। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सूरनकोट की पहाड़ियों में आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ में एक जेसीओ समेत 5 सैनिक शहीद हुए हैं, जबकि 2 आतंकियों को भी ढेर किया गया। सेना को खबर मिली थी कि इस इलाके में भारी हथियारों के साथ आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद सेना ने ऑपरेशन चलाया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने शहीद हुए सैनिकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और इसी के साथ रुक रहे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।